आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नए साल में कैसा रहेगा बाजार। कोरोना वायरस की दो लहरों से बेहाल जिंदगी ने रफ्तार पकड़नी ही शुरू की थी कि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट यानी ओमिक्रॉन के आने के बाद पूरी दुनिया के बाजार पर इसका असर साफ देखा जाने लगा है। लेकिन खास बात यह है कि हम अब नए साल 2022 में एंटर करने वाले हैं। इस नए साल ने दस्तक दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए साल में कैसा रहेगा बाजार, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान। द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डेप्यूटी एडिटर शिशिर सिन्हा और सीए और केसीसी ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और कैसा रहेगा बाजार, शरद सर, इस बारे में ही बात करने के लिए आज आप और शिशिर सर यहाँ पर हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपसे, 2022 आने ही वाला है, नए साल ने दस्तक दे दी है। आपके हिसाब से क्या लगता है नए साल में बाजार कैसा रहेगा? देखिए, नया साल वैसे तो बहुत खुशियाँ लेके आता है और नए साल की जब भी जिक्र किया जाता है उसकी शुभकामनाएं दी जाती हैं, उसकी बेस्ट विशेस दी जाती हैं और देंगे भी। पर अर्थव्यवस्था का, बाज़ार की अगर बात करें, पूरी इकॉनमी की अगर बात करें, तो बहुत लड़खड़ाने के बाद पैंडेमिक में कुछ अपने पैरों पर जब खड़े होने लगी थी और एक हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगे थे, सब कुछ नॉर्मल होने लगा था कि एक दस्तक और दी है इस नए कोरोना के वेरिएंट ने, जिसका नाम ओमाइक्रॉन है। कोई ओमिक्रॉन बोलता है, कोई ओमाइक्रॉन बोलता है। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत कुछ निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा इस नए वेरिएंट पर कि किस रफ्तार से क्या ये फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेता है पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी की पूरी इकॉनमी को। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें भी और भी दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या ये उतना ही वही मंजर हमें देखने को मिलेगा जो हमें 2021 गर्मियों में अप्रैल मई के महीने में मिला था, या जो हमें 2020 में देखने को मिला था। कहने का मेरा मतलब है, क्योंकि इकॉनमी की बात कर रहे हैं, क्या फिर से लॉकडाउन होंगे, क्या फिर से जो लॉजिस्टिक रिस्ट्रिक्शंस लगी थी क्या वो फिर से आएंगी, क्या फिर से बाज़ार बंद होंगे, क्या फिर से मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी, क्या फिर से वही जो माइग्रेंट लेबर है वो घर की तरफ रुख करेगी, वगैरह वगैरह। मैं गिनवाऊँ तो वो कोई बहुत अच्छी लिस्ट नहीं है गिनवाने वाली, पर क्योंकि यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है तो मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इसकी कितनी गहरी चोट लगती है, मुझे लग रहा है बाज़ार आगे इस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये उतना शायद घातक ना हो, ये माना जा रहा है शायद इससे उतनी मौतें ना हो जितनी जो हमने वो मंजर देखा था। फिर भी जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी चिंता का सबब बना हुआ है इस समय। और अगर ये आज जब हम इस बात को कर रहे हैं और आज से हम एक महीने बाद की बात करें तो मुझे लग रहा है बहुत कुछ उसमें क्लैरिटी आ जाएगी निकल के। पर अभी जो है वो बहुत अच्छा बाजार होने ही लगा था कि बीच में ये एक तरह का विलेन बीच में आ गया है। तो मुझे बाजार की हालत सुधरती हुई दिख रही है। अगर इसका असर ज़्यादा नहीं होता तो बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, धीरे धीरे करके आ रही थी, पर रफ्तार बहुत तेज़ थी। पर उसमें अब ये जो ओमिक्रॉन आया है, मुझे लग रहा है ये बहुत हद तक ये डिसाइड करेगा। दूसरा एक चिंता और है इस ओमिक्रॉन के अलावा, वो है महंगाई की, क्योंकि महंगाई ने पूरी दुनिया पर अपनी गिरफ्त कर ली है। अमेरिका जैसी डेवलप्ड इकॉनमी जहाँ पर महंगाई बहुत नियंत्रण में रहती है, वहाँ पर भी उनके कंट्रोल से ऐसा लग रहा है कि बाहर हो गई है। और जो लिक्विडिटी लगातार पूरी दुनिया में फेंकी गई, सारे देशों ने, सारे मुल्कों ने उठा के लिक्विडिटी डाली, मुझे लग रहा है अब उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कम चीज़ों को चेस कर रहा है। और यही महंगाई की एक परिभाषा अगर आप लें तो एक परिभाषा ये है। तो मुझे लग रहा है दूसरी चिंता ये है, ये वाली चिंता कुछ हद तक सरकार के हाथ में है, इसको रेगुलेट किया जाता है, रिजर्व बैंक है, सरकार है। पर ये जो ओमिक्रॉन वाली चिंता है, मुझे लग रहा है ये इस समय खतरा एक तरह से मंडरा रहा है सिर पर, और बहुत हद तक ये डिसाइड करेगा कि बाजार आने वाले साल में कैसा रहेगा। बिल्कुल, शरद जी ने जैसा अभी हमें बताया कि चिंता का सबब बना हुआ है ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जिसको कोई ओमाइक्रॉन बोल रहा है, कोई ओमिक्रॉन बोल रहा है। मेरा सवाल शिशिर जी अब आपसे ये होगा कि आने वाले समय में हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और इसके साथ साथ और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। हम जानते हैं कि
आज से एक महीने के बाद, जैसा शरद जी ने कहा कि इंडिकेटर्स चेंज हो सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनमें ना सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं, साथ साथ इन्वेस्टर्स के अलावा वो लोग भी हैं जो कंपनियां चला रहे हैं, जो बाज़ार में निवेशक भी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, साथ साथ उसको हैंडल भी करते हैं, उनके लिए कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, साथ साथ चैलेंजेस क्या लेकर आएंगे नया साल? देखिए, जैसा कि हम लोग ओमाइक्रॉन की या ओमिक्रॉन जो भी आप नाम ले लें, अमूमन ये देखा गया है कि यूरोप और अमेरिका के देशों में जो उसका असर होता है उसके 1 से 2 महीने के बाद भारत में उसका असर देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान जो है ओमिक्रॉन का ज़्यादा असर हमारे यहाँ देखने को मिल सकता है। हम ये उम्मीद करें कि शायद वो असर ना देखने को मिले, जैसा शरद सर भी कह रहे थे, जो हमने इस साल देखा 2021 में जो देखा था। तो अब ऐसे में क्या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पे हमको ध्यान देना है। सबसे पहली जो आज की चिंता है महंगाई दर, और महंगाई दर के बाद जो अलग अलग केंद्रीय बैंक हैं, जो जिसको हम लोग रिजर्व बैंक जैसे हमारे देश में है, फेडरल रिजर्व जैसे अमेरिका में है, ब्याज दर बढ़ाने को लेकर के आशंका बन गई है। और ये शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि महंगाई दर पर लगाम लगाने के लिए आपके पास एक बड़ा हथियार होता है ब्याज दर बढ़ाना। और पिछले 2 साल के दौरान जितनी लिक्विडिटी डाली गई, गई, अब वो अनवाइंडिंग का प्रोसेस शुरू होना जरूरी है। क्योंकि आप महंगाई, आपके लिए कहते हैं ना कि महंगाई का सबसे बुरा असर उसके ऊपर पड़ता है जो समाज के आखिरी पायदान पे होता है। बिल्कुल। और इसको हम लोग पुअर मैन टैक्स भी कहते हैं, गरीबों के लिए वो कर है। तो अब महंगाई लगाना है तो ब्याज दर बढ़ने का खतरा शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, और इसका ज्यादा असर हमें इमर्जिंग मार्केट पे देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर अमेरिका में ब्याज दर बढ़ेगी तो वहां के जो निवेशक हैं वो यहां से पैसा निकाल करके ले जाएंगे। तो एक हमारे लिए सबसे बड़ा ये है। दूसरा ये है कि बजट जो 2022 में 1 फरवरी को हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आम बजट पेश होगा, और ये बजट ऐसा है जो कि हम महामारी के असर से थोड़ा निकले हैं, एक नई चिंता हमारे साथ है, और आगे हमें विकास की रफ्तार को और तेज करना है। तो इन सब के बीच संतुलन बिठाने के लिए आप बजट में क्या कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर 2021-22 का बजट देखिए या 2020-21 का बजट देखिए तो आपको याद होगा कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा या सरकारी खजाने का घाटा कहते हैं, उसको हमने जाने दिया, ऊपर रखा। अब वो समय नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप खर्चे घटाएंगे। जब आप खर्चे घटाएंगे तो इसका मतलब है कि जो सरकारी स्तर पे जो बड़े खर्च हो रहे थे उसमें थोड़ी बहुत हमें कमी देखने को मिल सकती है। निजी निवेश उस तरीके से नहीं आ रहा है, और ये भी एक शेयर बाजार के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि जब हम प्रोजेक्ट को रफ्तार देना है, सरकार की तरफ से खर्च में थोड़ी भी अगर कमी होती है और निजी निवेश उस तरीके से नहीं आता है तो पूरी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। ये एक दूसरी बात होगी 2022 में, जिसके आधार पर शेयर बाजार की दशा दिशा तय होगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या रेगुलेशन आता है। क्योंकि बड़ी आबादी आज के दिन में हम देखें तो करीब करीब 1.5 करोड़ जो छोटे निवेशक हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है, और वो शेयर बाजार से निकाल के उन्होंने लगाया। उनके लिए पहली जो प्राथमिकता होती थी, यदि उसमें शेयर बाजार पहले नंबर पे होता था, तो अब वो शायद क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या रेगुलेशन आता है, ये भी काफी हद तक शेयर बाजार की चाल को तय करेगा। तो हमें 3 चीजों पर नजर रखनी है। एक तो जो ब्याज दर है, दूसरा हमें देखना है कि बजट में क्या कुछ होता है, और तीसरा कि क्रिप्टो का रेगुलेशन क्या होता है। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर है कि न्यू वेरिएंट हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालती है। अभी तक के जितने स्टडीज आए हैं, भले ही वो इनकम्प्लीट स्टडीज हैं, वो ये कहते हैं कि शायद ये उस तरीके का आक्रामक नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि क्या हम कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो आपका वेरिएंट चाहे कम खतरा का हो चाहे ज्यादा खतरा का हो, वो आपकी अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। और भले ही आप नेशन वाइड लॉकडाउन की बात ना करें, लेकिन जब लोकलाइज्ड लॉकडाउन होता है, ये पूरी सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है। इससे रोजगार के ऊपर असर पड़ेगा। आपका जिसको कहते हैं ना कि जब आप वर्चुअस साइकिल में होते हैं तो आप विशियस साइकिल में आ जाते हैं, यानी दुष्चक्र में फंसने की आशंका ज्यादा होती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि 2022 के वित्तीय जो माहौल है उसमें अहम भूमिका अदा करेगा। बिल्कुल। एक तरफ हमने जाना कि कैसे लिक्विडिटी को अब आने वाले समय में देखा जा रहा है कि वो कम हो सकती है बाजारों से, साथ ही साथ ये कि इन्फ्लेशन की मार पड़ सकती है इन्वेस्टर्स पर या उन लोगों पर जो स्मॉल सेविंग्स को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि शिशिर जी ने बहुत अच्छे से कहा कि जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं लोग, उनके लिए वो कर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। शरद जी, आप हमें बताएं कि एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से
जब हम ये सब बातें कर रहे हैं कि बैंक्स भी अपने आप को सिक्योर करके चलेंगे, बाज़ारों में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, साथ ही साथ सरकारों की जो फिस्कल डेफिसिट है उसको बढ़ाने की बात अब नहीं होगी, मतलब खर्चा भी कम किया जाएगा, एक आम इंसान जो सेविंग करना चाहता है उसके लिए 2022 से पहले कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो जहन में रखें? मुझे लगता है वैभव के एक इन्वेस्टर की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज उसके पास इतने सारे विकल्प, इतने सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं कि वो छोटा रिटर्न जो सेफ चाहता है वो बैंकों में जा सकता है। बैंक में जो ट्रेडिशनल तरीका है, पुराना तरीका जो है, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए और आपको वो 4 से 6% के बीच में टैक्स में कटा के ब्याज मिलता है। पर आज का जो यंग निवेशक है, जो कम उम्र का है, वो थोड़ा एडवेंचर चाहता है, और जो कि अभी शिशिर भाई कह रहे थे क्रिप्टो करेंसी में करीब 1.5 करोड़, और ये लोग 21 और 35 साल के बीच के हैं ज़्यादातर। ये यंग है, ये एडवेंचर चाहते थे, ये चाहते थे, इनमें बहुत जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश थी, ये चाहते थे हम रातों रात या 1-2 महीने के अंदर अभी 1 लाख रुपए लगाएं और कल को वो 50 लाख हो जाए, ऐसे भी थे। तो ये जो सवाल है वैभव, इसका जवाब दिया जा सकता है आप अगर निवेशकों की कैटेगरी, और जबकि जो रिटायर्ड लोग हैं या रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हैं अपने, वो लोग चाहते हैं कि मैं सेफ जगह लगाऊं, मेरा सारी उम्र का मेहनत की कमाई है, उससे ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ऐसी जगह लगाएं जहां पर पैसा सेफ रहे, भले ही थोड़ा कम रिटर्न आए। पर जहां तक कुल मिला के हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट इस पर निर्भर करेगी कि क्या आप इस बढ़ी हुई महंगाई के कारण, मैं पूरे इन टोटलिटी, जिसको एक होलिस्टिक व्यू कहते हैं, इस महंगाई के कारण कितनी सेविंग्स लोग कर पाएंगे, पहला तो ये सवाल उठता है। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आपका प्रोपेंसिटी टू सेव, हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, वो घट जाती है, आप उतनी बचत नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट निकल के आया कि अभी जब ये नया वेरिएंट आया और दस्तक दे चुका है यहाँ पर, आज जब हम बात कर रहे हैं, अभी केसेस नहीं गिनते क्योंकि हर दम ये केसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इनकी बात हम नहीं करते, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज डीडी उर्दू के दर्शक जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल ज़रूर किया, सिवाय उन बिजनेसेस के, उन नौकरियों के जो कि इस कोरोना के दौरान पनपती नहीं, बढ़ती नहीं, मतलब उनमें तरक्की हुई पर वो बहुत लिमिटेड है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी सेविंग्स को खाया है, मतलब अपनी सेविंग्स के अंदर डिप किया है। हम अगर प्रोविडेंट फंड के, ईपीएफओ के आंकड़े ले, हम बैंकों की एफडीज के आंकड़े ले, हम म्यूचुअल फंड्स के आंकड़े ले, तो बहुत सारे विड्रॉल्स हमको देखने को मिले। हालांकि उसमें इजाफा भी हुआ बाद में, पर लोगों ने अपनी सेविंग्स को खाया है। इसका मतलब जो कुल मिला के जो सेविंग्स रेट था, वो सेविंग्स रेट बढ़ा, पर जो क्वांटम ऑफ सेविंग्स था वो घट गया, मतलब लोगों की सेविंग्स अब कम हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके पास एक और लॉकडाउन अगर होता है, और मान लीजिए लॉकडाउन नहीं होता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं मूवमेंट पर, अब तो जो नया लॉकडाउन का तरीका पिछली वेव में आया कि रीजनल लॉकडाउन या लोकल लॉकडाउन, या आपको एरिया स्पेसिफिक कर दिया जाए 2020 के मुकाबले अगर हम बात करें, तो क्या वो लोग इतने पैसे बचा पाते हैं कि वो उस पैसे को बचा के रखेंगे सेविंग्स में, नहीं, मतलब लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बचाएंगे, वो ऐसा रखेंगे कि अगर भैया जरूरत पड़ता है तो हम उस पैसे को तुरंत निकाल के अपना जो जेब खर्च है, घर का खर्च है, बाकी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को हम पूरा करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट में फैक्टर रहेगा। पर अगर इन्वेस्टमेंट की कुल मिला के बात करें तो अगर मैं खाली शेयर बाजार की बात करूं, आप मानेंगे नहीं, जिस रफ्तार से डीमैट अकाउंट खुले हैं पिछले 1.5 साल में, ये रफ्तार शेयर मार्केट ने आज तक नहीं देखी। और मेरी जहां तक जानकारी में है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ हूं और बहुत सारे शेयर मार्केट के प्लेयर से मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है, करीब 2.25 करोड़ नए अकाउंट, डीमैट अकाउंट्स, नए लोग जुड़े हैं। ये वो लोग थे वैभव जिन्होंने अपना काम धंधा जब बंद हो गया था, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उन्होंने नौकरी या पेशा छोड़ के इस शेयर बाजार को ही अपना धंधा बना लिया अपना। पर वो, उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए इन ऐसे निवेशकों को कि अगर आप शेयर बाजार में आ रहे हैं तो शेयर बाजार बहुत इमोशनल होता है, किसी भी बात को बहुत पहले भुना लेता है। बाकी की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में वो बाद में बात जाके सिंक करती है, पर शेयर बाजार खबर सुनते ही नहीं, कई बार अफवाह उड़ते ही उस पर रिएक्ट कर जाता है। तो कुछ लोगों ने अपना नुकसान भी किया, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, कुछ लोग उतना भी कमा पाए जितना पहले कमा रहे थे, कुछ उससे कम कमा पाए, अलग अलग किस्म के हैं। पर मुझे लग रहा है कि आज का जो निवेशक है वो ये ऐसे एवेन्यूज ढूंढ रहा है जहां पर सेफ्टी के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी दिखाई दे। इस वजह से
SIP एक होता है जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं जी। आप मानेंगे नहीं, इस एक साल में 1,00,000 करोड़ उसमें कलेक्ट हो चुका। ये भी अपने अपने किस्म में एक तरह का रिकॉर्ड है। तो लोग थोड़ा थोड़ा करके हर महीने, क्योंकि अब इकट्ठा नहीं बचा पाते, हर महीने उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। जहां पर उनका पैसा शेयर मार्केट में, डेट फंड्स में और दुनिया भर के जो आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं, जो AMCs करते हैं, उसमें लगाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ रहेगा। तो एक हाइब्रिड, मैं कहूं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न रहेगा, या इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बहुत हाइब्रिड रहेगा। यंग कुछ और तरीके से करेंगे, मिडिल एज वाले कुछ और तरीके से करेंगे, जो लोग रिटायरमेंट के पास जा रहे हैं कुछ और तरीके से करेंगे। पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना, मैं समझता हूं सभी का उद्देश्य रहेगा, सभी का लक्ष्य रहेगा, सभी का ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी बात पर शरद जी ने रोशनी डाली, ये बात कि किस तरीके से कोरोना के लॉकडाउन के वक्त, चाहे वो लॉकडाउन नेशनल लॉकडाउन हो, चाहे वो रीजनल लॉकडाउन हो, इस लॉकडाउन के वक्त हम सभी लोगों ने अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, सेविंग्स को खाया है। सेविंग्स हुई हैं, बिल्कुल हमने सेव किया, लेकिन उन्हीं सेविंग्स को इस्तेमाल भी किया है। और अब जब सेविंग्स इस्तेमाल कर ली गई हैं, शिशिर जी आपसे सवाल ये होगा कि सेविंग्स तो इस्तेमाल हो गई हैं, लेकिन अब जब बजट आने वाला है तो हर कोई ये सोचता है कि भाई सेविंग्स तो अब, जैसे शरद जी ने कहा, कि इस्तेमाल हो ही रही हैं, पर सेविंग्स साथ साथ बढ़ानी भी हैं, करनी भी हैं। और एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है सेविंग का कि हमारी टैक्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से की जाए, टैक्स की बचत कुछ इस तरीके से की जाए कि सेविंग्स हो जाएं। आपको क्या लगता है, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो शायद अभी हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो लोग भी किस तरीके से वो इस चीज़ को समझेंगे, किस तरीके से बजट में ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी? देखिए, हमको एक तो अंतर समझना चाहिए कि बचत और निवेश दो अलग अलग चीज़ है। बिल्कुल, कि आप बचत क्या क्या कर रहे हैं और किस मकसद से कर रहे हैं। और बचत पे आपको जिसे कहे कि ब्याज मिलता है, उस ब्याज को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है? महंगाई दर से। क्योंकि जितना महंगाई दर बढ़ जाएगा वो रिटर्न उतना ही निगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। तो बैंकों में जब हम कहते हैं कि 4 से 6% के बीच अगर फिक्स डिपॉजिट मिल रहा और आज की महंगाई दर लगभग 4.9 है, तो कुछ जगहों पर वो निगेटिव भी हो चुका है। तो बचत में आपको पहला तो ये ध्यान में रखना है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। तो आपके लिए विकल्प क्या है बचत में? अगर हम छोटी बचत योजनाओं पे जाते हैं जिसमें पिछले कई तिमाही से कोई रिव्यू नहीं हुआ है और जिसका ब्याज दर बैंकों से भी कहीं ज़्यादा है, जिसको लेकर के हमेशा चर्चा चलती है और बैंक इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं कि उनके ऊपर आप ब्याज दर क्यों ज़्यादा रखते हैं, चूँकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो वहाँ पर अगर ब्याज दर ज़्यादा है, वो आपके लिए बचत के माध्यम में, बचत के मायने में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दूसरा, अगर आप निवेश में आए तो निवेश करने के समय सबसे पहले आपको जिस चीज़ पे ध्यान रखना है वो है कि क्या आप अपने मुनाफे की कोई सीमा तय करते हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि एक सेबी के चेयरमैन साहब हुआ करते थे और उन्होंने हम लोगों से एक बार सवाल पूछा कि आप रोटी कितना खाते हैं। सबने कहा 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। फिर अगला उनका सवाल था कि मुनाफा कितना कमाना चाहते हैं, तो किसी ने उसकी कोई सीमा नहीं दी और बोले कि शेयर बाजार में यही चीज़ जो है, जब आप निवेश करते हैं तो आपके लिए ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब आप 100 से 110 करते हैं तो लगता है चलो 120 हो जाएगा तब निकालेंगे, 120 आ जाता है तो आपको लगेगा कि 130 पे आ जाए। और ये होता है कि ये अंतहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है और नतीजा होता है कि कई बार आपके मूल पर भी सवाल आ जाता है। रिटर्न तो छोड़ दीजिए, मूल पे भी सवाल आ जाता है। तो जब आप निवेश की सोच रहे हैं तो सबसे पहला आप तय करिए कि अगर आप घाटे की सीमा तय करते हैं, जिसको हम लोग शेयर बाजार की भाषा में स्टॉप लॉस कहते हैं, तो उसी तरीके से मुनाफे की भी आपको सीमा तय करनी होगी कि आप इतना कमा के निकल जाएंगे, फिर आप नए विकल्प के बारे में सोचेंगे। दूसरा यह है, बहुत सही बात सर साहब ने कही कि SIP एक ऐसा चीज़ है जो आपको म्यूचुअल फंड भी है और आपके स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट SIP के जरिए कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है लोगों के लिए कि वहाँ पर कर सकते हैं। और छोटे निवेशकों के लिए मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि उनके लिए सीधे शेयर बाजार में जाना बेहतर नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड का रास्ता ज़्यादा बेहतर है। और एक नया जो कंसेप्ट आया है आजकल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी जो डेट रिलेटेड है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी उपयोगी है। उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न और सुरक्षित मूल्य भी सुरक्षित होता है, उसके तरफ जाना चाहिए। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बचत और निवेश दोनों के अंतर को हमको समझना है। बचत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि महंगाई दर से आप कैसे निपट रहे हैं और उस हिसाब से बेहतर ब्याज वाले में, जहां पर आपका पॉजिटिव जोन में है, वहां पर आप बचत करें। जब आप निवेश में जा रहे हैं तो मुनाफे को सोचें कि आप कितना कमाना चाहते हैं। वहां पर अगर आप संतुष्टि कर लेंगे तो आप एक संतुष्ट निवेशक और एक सफल निवेशक होंगे। जब आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे
तो आप हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। बिल्कुल। और आप इजाज़त दें तो मैं शिशिर भाई ने जो बात कही जी। उसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जी, जी। हालांकि उन्होंने काफ़ी कवर कर लिया, और जोड़ना मैं ये चाहूँगा कि एक नया निवेश का जो संसाधन निकल के आया है अभी हाल ही में, मुझे लग रहा है उस पर ज़रूर तवज्जो देना चाहिए। वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स, जो कि बड़े संस्थागत निवेशक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे 5 करोड़ से ऊपर के, उन्हीं के लिए वो दरवाज़ा खुला होता था। आप उसमें छोटा इन्वेस्टर नहीं इन्वेस्ट कर सकता था। और वो आपको, मतलब मुझे नहीं पता कि दर्शक ये बात जानते हैं कि अगर सबसे सेफ कुछ है, क्योंकि उसमें सॉवरेन गारंटी है। बैंकों में भी एफडीज के ऊपर चर्चा चलती है 5 लाख तक का, सबको पता है 5 लाख डीआईसी जीसी कि आपका इंश्योरेंस कवर है, जिसको लेकर सरकार ने काफ़ी चर्चा, पहले 1 लाख था फिर 5 लाख किया। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी बातचीत की गई। पर ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिल्ट अकाउंट जो नया खोलने का एक ऑल्टरनेट आया है, ये मैं समझता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको 10,000 रुपए केवल, उससे आप मात्र 10,000 से आप घुस सकते हैं, और घुस के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका फंड लाखों करोड़ रुपए का एक हिस्सा हो सकता है, और जहां पर सरकार की खुद गारंटी है। मतलब उससे सेफ मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। तो मैं, शिशिर भाई ने बहुत बढ़िया तरीके से सारे इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेट बताए। मैंने सोचा मैं उसमें पीछे दुम लगा दूं। इनफैक्ट मैं वो चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि आपका सवाल जब आएगा तो फिर मैं सरकारी पे। और एक और बात मैं जोड़ दूं कि उसमें आप 40 साल तक के लिए निवेश कर सकते, 40 साल तक के लिए बचत रख सकते हैं, और 40 साल तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, और 40वें साल में आपको मूल वापस मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि इतना लंबा समय, जो कि डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट की, जो आरबीआई में अमूमन कहा जाता है कि आरबीआई में आप खाता नहीं खोल सकते हैं, ये पहला इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई में आप खाता खोल के कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जरूरी है कि किस तरीके से हम अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बैलेंस करें, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस पर हम इन्वेस्टमेंट लगाएं जो सॉवरेन गारंटी के साथ हो, और साथ ही साथ हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। इसी से जुड़ा हुआ शरद सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि जब हम बाजार की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए जानना कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, चाहे कोरोना वायरस के आगे वेरिएंट्स आएँ या ना आएँ, चाहे जो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है हमारी इकोनॉमी को, जो एक लगातार अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रही है, अच्छा कर रहे हैं हम सभी लोग, वो लगातार अच्छा ही करते रहेंगे। उसके बावजूद भी हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं या किस तरीके के वो सेक्टर्स हैं जिनमें कोरोना वायरस चाहे हो तो भी, और अगर ना हो तो भी एक आम इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, ये तो अगर हम कंपनीज का यहाँ मेरे ख्याल स्पेसिफिक जिक्र तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं, पर आपने बहुत अच्छा कहा कि कौन से सेक्टर्स हैं। तो सेक्टर्स तो मुझे लग रहा है जो भी शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है उसने पिछले 1 साल में बगैर ये थ्योरी पढ़े उसको ये जान गया होगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जो कि इसमें फलते फूलते रहे, जिनमें गुलजार होता रहा। वो है आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एफएमसीजी हो गया, और मेटल्स के बड़ी बड़ी हैरानी की बात थी कि मेटल्स में बहुत तेज़ी देखी गई इस पूरे कोरोना काल में, करीब पूरे कोरोना काल में। तो ये कुछ पर उसमें है क्या वैभव के कई बार कोई कंपनी एक डार्क हॉर्स भी निकल आती है, जिसको हम कहते हैं एक सरप्राइज दे देती है। तो हम इन्वेस्टर्स को कुछ पैमाने बता देते हैं, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जिसको बोलते हैं बता देते हैं, जिसके बिना पर वो ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये सेक्टर, ये कंपनी आगे के लिए हमारे लिए है या नहीं है। वो पैमाने आपके पहले है कि क्योंकि अभी हमने देखा कि आईपीओस की बाहर आई हुई है। इनफैक्ट आईपीओ जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, उनमें इस साल करीब 69-70 आईपीओस का रिकॉर्ड बनने वाला है, जो कि आज तक किसी भी साल में देखा नहीं गया। 1,20,000 से करोड़ रुपए से ऊपर आईपीओस के जरिए इस साल कलेक्ट हो रहा है, जो कि फिर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो क्या देखना है आपको कि इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका भविष्य कैसा है, उनका फ्यूचर कैसा है, उनका आगे आना वक्त कैसा है। दूसरा, उसकी ग्रोथ कैसी है, मतलब उस ग्रोथ को, और इसको नापने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पिछली हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ले लें। ट्रैक रिकॉर्ड लेके बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि इसने कितनी तरक्की करी, क्या आगे ये तरक्की रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्रोमोटर्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि इस कंपनी को चलाने वाले लोग, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल्स हैं कि नहीं है। अभी हम कंपनीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाम नहीं लेते तो हम कंपनीज की जनरल बात तो कर ही सकते हैं। इसका पिछले चंद सालों में मुनाफा कैसा रहा है, क्या इस कंपनी ने मुनाफा अच्छा कमाया है,
इसको प्रॉफिट अच्छा हुआ है पिछले 3 साल और ये सब चीज़ें अब दर्शक सोच सकते हैं भाई ये सब चीज़ें हम कहाँ से लाएंगे ढूंढ के। तो हम ये जानकारी देना चाहेंगे कि आजकल सब ये चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप बड़े आराम से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक हम आईपीओ में भाषा में शब्द इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें करीब करीब सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में होती है और पुरानी कंपनियों के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो प्रमोटर कौन है, मुनाफा कैसा है, इस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, इस कंपनी का आगे जो प्रोडक्ट या सर्विस ये देते हैं इसका आगे स्कोप कितना है, इन सब ये कुछ एक पैमाने हैं जिनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का, अच्छा कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, उसका जब आप उस कंपनी का नाम लेते हैं तो लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं। ये तो नहीं कहते भाई ये चोर कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है, या ये पैसा लेके भाग जाने वाली है, इसमें पैसा डूबने वाला है, वगैरह वगैरह जो आपको बातें सुनने को मिलती हैं। अगर आपको कंपनी के बारे में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं तो वो अच्छी बात कहीं हवा में से निकल के नहीं आती है, वो लोगों का तजुर्बा, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों को उस कंपनी में निवेश करने से जो रिटर्न आया है वगैरह वगैरह, उस पर डिपेंड करता है। सेक्टर्स की हम बात करें वैभव, तो सेक्टर्स जो मैंने अभी नाम लिए, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास मैं इस पर तवज्जो देना चाहूँगा क्योंकि वो एक ऐसा सेक्टर है, पैंडेमिक हो या पैंडेमिक ना हो, पैंडेमिक हमको सिखा के गया है, हमको पैंडेमिक डिजिटल वर्ल्ड में एक तरह से डुबो गया है और अच्छे तरीके से डुबो गया। ये नहीं कि आपको डुबो गया है मारने के लिए। मुझे लग रहा है लोगों ने वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से बैठ के आप काम करें, घर बैठ के काम करें, ये चीज़ ऐसी हो गई जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा मिला है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जो ग्रोथ देखी है पिछले 1-1.5 साल में, जो तरक्की देखी है, वो शायद पिछले कई सालों में देखने को नहीं मिली। तो मुझे लग रहा है ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके बारे में, और अगर हम आगे जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, आपकी ऑनलाइन गेमिंग है, ये कुछ ऐसे नए उभरते हुए सेक्टर्स हैं जिससे जो आजकल की जवान पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो इस रफ्तार से जुड़ रही है कि उनको लगता है कि उनके मोबाइल पर पूरी की पूरी दुनिया सिमट के आ गई है और वो जो कुछ करेंगे, कमाएंगे तो इसी से, खेलेंगे तो इसी पे, अपना एंटरटेनमेंट करेंगे तो इसी पे, दूसरे से कनेक्शन रखेंगे तो इसी पे। मुझे लग रहा है जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी उसका मुझे आगे आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल केवल इतना ही। आपने हमारी जितनी भी बातें सुनी उस पर अपने राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी प्लीज़ नोट करें, DD Urdu Specials@gmail